जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 32वां वीडियो है और आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव भाग 2। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव भाग 1 में हम लोगों ने कृषि के संबंध में अध्ययन किया था और देखा था कि कृषि का व्यवसायीकरण कैसे कैसे हुआ, इस व्यवसायीकरण का क्या प्रभाव रहा तथा ग्रामीण ऋणग्रस्तता में क्यों वृद्धि हुई और उसका क्या प्रभाव हुआ, उसका अध्ययन किया था। आज हम लोग भाग 2 के अंतर्गत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन के निकासी का सिद्धांत एवं हस्तशिल्प उद्योग के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग हस्तशिल्प उद्योग से करते हैं। आर्थिक प्रभाव में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी समानांतर रीढ़ की हड्डी थी हस्तशिल्प उद्योग, जिसे इंग्लिश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जो पहली रीढ़ की हड्डी थी कृषि थी। भारत में उस समय उद्योग के नाम पर केवल हस्तशिल्प ही था। उस समय जो भी उद्योग थे केवल हस्तशिल्प उद्योग थे। इसे हम लोग दस्तकार भी कहते हैं, इसे हम लोग दस्तकारी व्यवस्था या दस्तकारी उद्योग भी कहते हैं। क्योंकि दस्तकारी को अगर हम तोड़ के देखें तो दस्तकारी में एक शब्द है दस्त। दस्त का मतलब होता है हाथ। ऐसे लोग जो हाथों से काम करते हैं यानी कि कलात्मक चीज़ों का निर्माण करते हैं, इसे ही हम लोग दस्तकारी व्यवस्था या हस्तशिल्प उद्योग कहते हैं। इसकी पृष्ठभूमि को देखें यानी कि दस्तकारी व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर नज़र दौड़ाएं तो प्राचीन भारत से दस्तकारी भारत में मौजूद रही है। मौर्य और गुप्त काल में इनके गिल्ड भी थे। गिल्ड का मतलब संगठन भी थे। भारतीय वस्तुओं की मांग दूसरे देशों में होती थी। इतनी शानदार होती थी भारतीय वस्तुएं जिसकी मांग विदेशों में होती थी। ये हमारा प्राचीन कला रहा है, हमारा एंशियंट आर्ट रहा है दस्तकारी उद्योग। ये मूलतः ग्रामीण उद्योग था। ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हुआ था। आज भी देखेंगे कि वो जो हाथों से बुनाई की जा रही है, हाथों से अगर कुम्हार को भी अगर मान के चले तो वो दस्तकार में ही आएगा, जो बढ़िया से चाक पर अलग अलग तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उसके बाद हाथों से कोई लोग सिलाई करके बहुत बढ़िया कालीन बनाते हैं, कुछ वो बिछावन बना लेते हैं, कुछ बेडशीट बना लेते हैं। तो इस तरह का जो उद्योग था ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हुआ था। ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हुआ उद्योग था। यह स्वनिर्भर आत्मव्यवस्था थी। हालांकि विदेशी व्यापार उस समय होते थे लेकिन ये स्वनिर्भर आत्मव्यवस्था थी। मध्यकाल में हस्तशिल्प उद्योग मूलतः 2 रूपों में हमें दिखाई देगा, ग्रामीण हस्तशिल्प और शहरी हस्तशिल्प। प्राचीन में तो हमें ग्रामीण व्यवस्था में ही दिखाई देगा, ग्रामीण परिवेश में ही हस्तशिल्प उद्योग दिखाई देगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मध्यकाल में हम लोग प्रवेश करते हैं ये शहर गाँव और शहरों दोनों जगह दिखाई देने लगते हैं। मध्यकाल में ही भारत का नगरीकरण और शहरीकरण हुआ। इस वजह से बड़े बड़े शहर बनने लगे थे। ये व्यापार के केंद्र भी बन गए ये शहर। इस क्रम में ढाका और मुर्शिदाबाद मलमल का बहुत बड़ा केंद्र बना। पश्चिमी भारत जो कि गुजरात है वो सूती वस्त्र का उद्योग बना और कश्मीर ऊनी वस्त्र और गलीचे के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना। और कश्मीर के ऊनी वस्त्र और गलीचे पूरी दुनिया में फेमस थे, प्रसिद्ध थे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश का आगमन होता है भारत में, ब्रिटेन का आगमन होता है भारत में। मध्यकाल का समय अगर मोटे तौर पर देखें तो 1000 AD के लगभग माना जाता है और ब्रिटिश का आगमन होता है 1600 AD के करीब में। और ये हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने की शुरुआत करते हैं 1750 AD के आसपास। मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, एग्जैक्ट डेट बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ, बट मोटे तौर पे इस 1750 AD में वैश्विक परिदृश्य में बदलाव आ गया था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1750 AD के दौरान यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। ये जो परिदृश्य था औद्योगिकरण का था, अब हाथों को मशीनों ने रिप्लेस कर दिया। हाथों से जो उत्पादन हो रहा था अब मशीनों से उत्पादन होगा, ऐसा औद्योगिकरण में व्यवस्था आई। औद्योगिकरण में ये व्यवस्था आई, औद्योगिकरण नहीं औद्योगिकरण में। हस्तशिल्प का पतन को कुछ इतिहासकार औद्योगिकरण कहते हैं। जैसे भारत में उद्योग के नाम पर केवल हस्तशिल्प ही था, तो इस हस्तशिल्प का पतन को कुछ इतिहासकार इसे औद्योगिकरण मानते हैं। यानी कि भारत औद्योगिकृत था, कुछ नीतियों के कारण ये ख़त्म हो गया, यानी कि भारत का औद्योगिकरण हो गया। औद्योगिक क्रांति ने, उसके बाद देखेंगे औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी व्यवस्था निर्मित की। ये सारी चीज़ मैंने
विश्व इतिहास में डिटेल में पढ़ाया। इसीलिए मैंने अपने इतिहास के क्रम को प्राचीन इतिहास सबसे पहले पढ़ाया, मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया, फिर उसके बाद विश्व इतिहास पढ़ाया, ताकि अपना जो आधुनिक इतिहास है, जो महत्वपूर्ण भाग है, इसको समझने में बेहतरी होगा। अगर आपने विश्व इतिहास नहीं पढ़ा तो पीछे से जाकर इन सब चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं कि औद्योगिकरण ने पूंजीवाद को कैसे जन्म दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, बस वहाँ से लिंक स्थापित करना है। तो औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी व्यवस्था निर्मित की, इसलिए हम अपने मध्यकाल को प्राक पूंजीवाद कहते हैं। प्राक मतलब पहले वाला, मतलब प्री पूंजीवाद कहते हैं, प्री कैपिटलिज्म कहते हैं, प्राक पूंजीवाद काल कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पूंजीवाद काल तक आते आते इसे नष्ट होना ही था। यानी कि मान के चलिए कि जैसे ही हम लोग पूंजीवाद काल में प्रवेश करते हैं, जो औद्योगिक भारत में जो औद्योगिकृत व्यवस्था थी, हस्तशिल्प उद्योग था, उसे खत्म होना ही था। चाहे अंग्रेज आए चाहे नहीं आते, भारत में अंग्रेज आते चाहे नहीं आते, ये व्यवस्था जरूर खत्म होती, क्योंकि औद्योगिकरण के विकास ने क्या किया था कि औद्योगिकरण के विकास ने वस्तु का उत्पादन मशीनों से करने लगा। औद्योगिकरण के होने से हाथ की जगह मशीनों ने ले लिया और उसी से उत्पादन होने लगा। तो ये व्यवस्था खत्म होनी ही थी, क्योंकि पूंजीवाद तक आते आते ये चीज़ें खत्म होनी ही थी। कि उस समय अगर अंग्रेज नहीं भी आए रहते और मुगल शासन बना रहता, अंग्रेज नहीं भी आए रहते, मुगल शासन बना रहता, तो ये व्यवस्था ध्वस्त होनी ही थी, ठीक है ना। विश्व व्यवस्था जुड़ने लगे थे, यातायात के साधन विकसित हो रहे थे। उस समय तक आते आते 1750 AD तक आते आते विश्व व्यवस्थाएं आपस में जुड़ने लगे थे, यातायात के साधन विकसित होने लगे थे। भारत उससे अछूता नहीं रहता, ठीक है ना, भारत भी इससे अछूता नहीं रहता। और अंग्रेज़ों के माध्यम से ये गति थोड़ी तीव्र होगी। अंग्रेज नहीं आए रहते तो ये गति थोड़ी धीरे होती। अगर मुगल शासन बना रहता और अंग्रेज नहीं आए रहते तो थोड़ी गति ये धीमी रहती भारत में प्रवेश को लेकर। अगर ये और भारत में अगर मुगल शासन ही बना रहता, अंग्रेज नहीं हुए रहते, तो ये व्यवस्था जो थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी, ये अलग रूप में पहुंचती। अभी हम शोषित हो रहे थे अंग्रेजों के माध्यम से, लेकिन शोषित तो नहीं होते, बट ये अलग रूप में पहुंचती भारत में। मशीनों हाथों को रिप्लेस जरूर करता, जो मशीन जो थी हाथों को जरूर रिप्लेस करता। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब हो गया कि जो विश्व में औद्योगिकरण की व्यवस्था थी वो पूरे विश्व में फैल रही थी। जो यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी पूरे विश्व में फैल रही थी, और अंग्रेज़ों के माध्यम से भारत में ये थोड़ी जल्दी आई। अगर अंग्रेज नहीं आए रहते, तो अगर मुगल शासन बना रहता तो भारत में ये आती, हालांकि थोड़ा स्वरूप अलग लिए हुए आती, बट उसकी गति थोड़ी धीमी रहती, ठीक है ना। लेकिन ये जरूर होता कि मशीन जो थे हाथों को जरूर रिप्लेस करते। आगे देखते हैं, अगर ब्रिटेन नहीं आया होता तो हस्तशिल्प तब भी नष्ट होते, थोड़ी उम्र इसकी लंबी हो जाती। मान लिया कि ब्रिटेन के आने से हस्तशिल्प उद्योग थोड़े जल्दी नष्ट हो गए, लेकिन अगर ब्रिटेन नहीं भी आया होता तो हस्तशिल्प उद्योग तब भी नष्ट होते, लेकिन इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती। लेकिन इसके समानांतर आधुनिक उद्योग जरूर विकसित होते, ठीक है ना। इसके समानांतर आधुनिक उद्योग जरूर विकसित होते। जैसे कि हस्तशिल्प उद्योग अगर नष्ट होता, अगर अंग्रेज नहीं आते, अगर मान के चलते हैं कि अंग्रेज नहीं आते, मुगल शासन ही बना रहता, हस्तशिल्प उद्योग लंबा थोड़ा सा चलता, लेकिन वो जरूर नष्ट होता। और जरूर नष्ट होने के बाद एक नई उद्योग व्यवस्था जरूर लगती, आधुनिक उद्योग व्यवस्था जरूर लगती, जिसमें मशीनों से उत्पादन होता, ठीक है ना। आधुनिक उद्योग जिसमें मशीनों से उत्पादन होता है। हस्तशिल्प जो नष्ट हो गई है, काल्पनिक रूप से हम कह रहे हैं, हस्तशिल्प जो नष्ट हो गई थी, वो बेरोजगार लोग वहाँ जो थे ये यहाँ आकर काम करने लगते हैं। आधुनिक उद्योग जो विकसित होते यहाँ पर काम करने लगते। अगर अंग्रेज नहीं आते, एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा फिर से क्लियर कीजिए, अगर ब्रिटेन नहीं आया होता तो हस्तशिल्प तब भी नष्ट होता, लेकिन इसकी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो जाती। और अगर थोड़ी उम्र ज़्यादा होती लेकिन नष्ट तो जरूर होता। उसके बाद नष्ट होने के बाद, हस्तशिल्प उद्योग नष्ट होने के बाद एक समानांतर औद्योगिक व्यवस्था जरूर विकसित होती, और वहाँ पर मशीनों से उत्पादन होता, और हस्तशिल्प से बेरोजगार लोग इन मशीनों पर काम करते, यहाँ के काम करते। जो बेरोजगारी का उत्पन्न वैक्यूम था, ये आधुनिक उद्योग भर देते। लेकिन क्या हुआ, हमारे यहाँ यह स्वरूप नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या हुआ कि अंग्रेज आए, आधुनिक उद्योग लगे, अलग अलग उद्योग लगे, उसके बदले में कोई चीज़ें विकसित नहीं की गई, ठीक है ना।
इस कारण से क्या हुआ कि ये जो हस्तशिल्प उद्योग में जो काम कर रहे थे लोग, उनके अंदर भयानक किस्म की बेरोजगारी आई। हमारे यहाँ स्वरूप नष्ट हुआ, ठीक है ना, ये नहीं आया। उसके बदले में कोई चीज़ विकसित होती, ये हमारे यहाँ विकसित नहीं हुई, ठीक है ना। और भयानक बेरोजगारी आई इससे हमारे यहाँ बेरोजगारी के कारण शहरों से गाँव में पलायन हुआ, जिसे हम लोग भी शहरीकरण भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं आते तो मुग़ल का शासन बना रहता। मुग़ल शासन बना रहता तो हस्तशिल्प उद्योग जितना जल्दी अंग्रेज़ों के शासनकाल में ख़त्म हुआ, वो थोड़ी सा देर से होता। अगर ख़त्म भी होता, ख़त्म तो ज़रूर होता, लेकिन उसके बदले एक आधुनिक उद्योग आ जाता। उस आधुनिक उद्योग में जो हस्तशिल्प से बेरोजगारी उत्पन्न हुई थी वहाँ भरा जाता। लेकिन अंग्रेज़ों का आगमन से आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हो पाया, और आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं होने के कारण क्या हुआ कि हस्तशिल्प जो तो बर्बाद हो ही गया था, वहाँ जो उत्पन्न वैक्यूम था, बेरोजगारी का उत्पन्न वैक्यूम था, आधुनिक उद्योग भर नहीं पाए, ठीक है ना। विकसित ही नहीं होता वो रोजगार कैसे दे पाएंगे। इस वजह से क्या हुआ कि भयानक किस्म की बेरोजगारी उत्पन्न हुई, और भयानक किस्म की बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण जो शहर में लोग थे वो गाँव की ओर पलायन करने लगे, जिसके फलस्वरूप बीज शहरीकरण की प्रक्रिया हुई। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हस्तशिल्प उद्योग में लगे कारीगरों को शासक लोग प्रश्रय देते थे। यानी कि हस्तशिल्प उद्योग जो शहरों में विकसित होने लगे थे, शासक वर्ग इनको प्रश्रय देते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों के आगमन से हस्तशिल्प उद्योग ध्वस्त हुआ तो ये मजदूर गांव की ओर पलायन करने लगे। ये मजदूर गांव पहुंचे तो कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई और ज़रूरत पड़ने पर कर्ज भी ले रहे थे। इस कारण ऋणग्रस्तता में ये फंसते हुए चले गए, और ये संकट कई गुना तक वृद्धि होता चला गया। यानी कि संकट में गुणात्मक वृद्धि होते चला गया। हम अगर प्राचीन में बात करें, प्राचीन और मध्यकाल में हस्तशिल्प उद्योग में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। मध्यकाल में शहरी स्वरूप विकसित हो रहा है। प्राचीन में तो हमने देखा था कि जो हस्तशिल्प उद्योग था ग्रामीण व्यवस्था में थी, और मध्यकाल में शहरी और ग्रामीण दोनों व्यवस्था में थी, लेकिन मध्यकाल में शहरी व्यवस्था में भी आ गई। इसके बाद देखेंगे अंग्रेजों के आने के बाद हस्तशिल्प उद्योग जो नष्ट हुआ था, उसके वैक्यूम को भरने के लिए आधुनिक उद्योग की स्थापना नहीं कर पाए थे। इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने बताया था कि अंग्रेज़ नहीं आए होते तो अगर मुग़ल का शासन कंटिन्यू चलता रहता तो हस्तशिल्प उद्योग जरूर नष्ट होता, लेकिन उसके समानांतर कोई आधुनिक उद्योग जरूर लगता। आधुनिक उद्योग जरूर लगता तो हस्तशिल्प उद्योग में जो बेरोजगार हुए थे वहाँ पर उनकी भरपाई हो जाती, उनकी बेरोजगारी की भरपाई आधुनिक उद्योग में हो जाती। लेकिन अंग्रेजों के आगमन से तो हस्तशिल्प उद्योग नष्ट तो हुआ ही हुआ, लेकिन कोई आधुनिक उद्योग नहीं लगा। इस वजह से बेरोजगारी का वैक्यूम बहुत ज़्यादा जो उत्पन्न हुआ था उसको पाटा नहीं जा सका। यानी कि उस समय जो अंग्रेजों के आगमन से आधुनिक उद्योग नहीं लगाया गया, इस वजह से बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे। इस कारण हमारे यहाँ का संकट और गहरा होता चला गया। इसे ही विऔद्योगिकरण कहते हैं, यानी कि कोई उद्योग नहीं लगाया गया हस्तशिल्प उद्योग नष्ट होने के बाद। उसके बाद हमने इस पिछले स्लाइड में भी देखा था कि कैसे हस्तशिल्प उद्योग नष्ट होने से जो शहरी कारीगर थे हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट के, वो गांव की ओर पलायन करने लगे। इससे विशहरीकरण और विनगरीकरण होने लगा था। उसके बाद देखते हैं कि हस्तशिल्प उद्योग के खत्म होने के कारकों में कौन कौन से जिम्मेवार कारक हैं। इसमें सबसे पहले अपना आता है कि ब्रिटेन की नीतियाँ, जिसे ब्रिटेन की जो आर्थिक नीतियाँ थी उसके कारण हस्तशिल्प उद्योग खत्म होने लगे थे। भारत में जो वस्तुएं निर्मित होती थी, इंग्लैंड में इन पर कर लगाना शुरू कर दिया, यानी कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया। यानी कि भारतीय वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की शुरुआत कर दी गई। 400% की टैक्स लगाने की शुरुआत की गई, जिसे आज की आधुनिक भाषा में संरक्षणवाद कहते हैं, जिसे प्रोटेक्शनिज्म इंग्लिश में कहते हैं। संरक्षणवाद के माध्यम से दूसरे देश की वस्तुओं को अपने देश में आने से रोका जाता है। तो उसी प्रकार संरक्षणवाद की पॉलिसी अपनाते हुए इंग्लैंड ने भारत की वस्तुओं पर 400% का टैक्स लगाने की शुरुआत कर दी। इससे निर्यात की संभावनाएं खत्म हो गई, यानी भारत से जो निर्यात होता था उसकी संभावनाएं बिल्कुल ही खत्म हो गई। हमारे हाथ से विदेशी बाजार चला गया, हमारा जो विदेशी बाजार था वो ख़त्म होता चला गया। शिल्प की मांग गिरने लगी, शिल्प की जो मांग थी वो गिरने लगी। और इसके अलावा क्या हुआ कि भारत में
शहरी वर्ग और उच्च वर्गों का आधुनिकीकरण होने से, अब माने कि ये सब थे शिक्षित वर्ग, शहरी वर्ग और उच्च वर्ग का आधुनिकीकरण हुआ। आधुनिकीकरण के अंतर्गत ये अंग्रेजी भाषा में बोलने लगे, आधुनिक विचार अंतर्गत आने लगा, यानी कि रंग रूप से तो ये भारतीय थे लेकिन विचारों से अंग्रेज होने लगे थे। इस वर्ग का आधुनिकीकरण होने से क्या हुआ कि अपने को ये बड़ा दिखाने लगे थे, अपने को बड़ा दिखाने की बात करने लगे थे। तब ये विदेशी वस्तुओं के प्रति अपनी रुचि और भी दिखानी शुरू की कि हम आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं। तो जो भी विदेशी वस्तुएं होगी यानी इम्पोर्टेड वस्तुएं होगी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो वस्तुएं बनाई गई थी उसकी ये खरीदारी करने लगेंगे। यानी कि अंग्रेज़ों ने इनका आधुनिकीकरण किया। आधुनिकीकरण के माध्यम से ये अंग्रेज़ों का उपभोक्ता वर्ग बन गए, कंज्यूमर बन गए। तो ये क्या किया कि ये अपने आप को दिखाने लगे कि मैं भी आधुनिकीकरण हूँ, तो मैं आधुनिक हूँ। तो इस वजह से ये विदेशी वस्तुओं में अपनी रुचि दिखाने लगे, ठीक है ना। और अंग्रेज़ों को इस तरह से बाज़ार मिल गया। हम अब देखते हैं कि इस आर्थिक नीतियों के वजह से हमारे यहाँ से विदेशी बाज़ार तो चला ही गया है, क्योंकि हमारे निर्यात पर 400% का टैक्स लगाया जाने लगा। और स्वदेशी बाज़ार जो ये वर्ग था हमारे स्वदेशी वस्तुओं को खरीदारी करता था, ये भी हमारे हाथ से चला गया। यानी कि विदेशी बाज़ार के साथ साथ स्वदेशी बाज़ार भी नष्ट होता चला गया, यानी कि भारत पर दोहरा मार पड़ा। अगर स्वतंत्रता आंदोलन में देखें तो इसी को आधार बनाया गया, यानी स्वदेशी को आधार बनाकर हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन सत्ता में आई तो आर्थिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ब्रिटिश शासन सत्ता में आने के बाद इसका हस्तक्षेप बढ़ा कि आप क्या बनाएंगे, मतलब आप किस चीज़ों का उत्पादन करेंगे, किन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, और अगर उत्पादन कर रहे हैं तो वस्तुओं की क्या कीमत होगी। ब्रिटिश सत्ता इस पर हस्तक्षेप करने लगी। इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे बुनकर थे, हमारे दस्तकार थे, महंगे दामों पर कपास ले रहे थे। यानी कि ये अंग्रेज़ डिसाइड कर रहे थे कि आप भारतीयों को, जो भारतीय बुनकर है, दस्तकार है, जो किसान अगर कपास उगा रहा है तो उसको अंग्रेज़ डिसाइड करते थे कि दस्तकारों को इस मूल्य पर बेचिए, तो वो महंगा पड़ जाता था। हमारे दस्तकार महंगे दाम पर कपास ले रहे थे और जो कपड़ा है सस्ते दामों पर बेच रहे थे, क्योंकि ये जो दस्तकार जो कपड़ा बना रहे थे इसकी मुकाबला मशीनों से की जा रही थी, मशीनों से बनाए द्वारा कपड़े से की जा रही थी, और मशीन से जो बनाया जा रहा था कपड़ा थोड़ा सस्ता था। इस वजह से क्या हुआ कि जो ये अपना एक सेकंड सॉरी फॉर दैट, थोड़ी छींक आ रही थी, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा था। तो क्या हो रहा था कि ये जो दस्तकार थे हमारे यहाँ के, जो थे महंगे दामों पर कपास ले रहे थे, और जो कपास से जो कपड़ा बनाते थे वो सस्ते दाम पे बेच रहे थे। तो ये देख रहे हैं कि ये हस्तक्षेप कितना ज़्यादा अवैधानिक है अंग्रेज़ों का, कितना अमानवीय है, कितना अनैतिक है। यानी कि हमारे दस्तकार महंगे दाम पर कपास ले रहे हैं और सस्ते दाम पर कपड़े बेच रहे हैं, तो उनका बर्बादी होना ही होना है, दस्तकारी नष्ट होना ही होना है। उसके बाद हम देखें कि राजा रजवाड़ों की हालात भी दयनीय थी। उस समय अंग्रेज़ों के समय राजा रजवाड़ों की हालात भी दयनीय थी। ये अपने यहाँ हस्तशिल्प कलाकारों को प्रश्रय देते थे, सहारा बन जाते थे। ये राजा रजवाड़े सहारा देना बंद कर दिया। अब ये राजा रजवाड़े की भी स्थिति दयनीय हो गई, तो ये हस्तशिल्प कलाकारों को प्रश्रय देना बंद कर दिया। 1813 एडी के बाद मुक्त बाजार की नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई, ब्रिटिश ने अपनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया भारत में। इससे बहुत सारे इंग्लैंड के व्यापारी भारतीय बाजार में आ गए। इससे भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं से पट गई थी। जहाँ मन तहाँ देख रहे हैं वहाँ विदेशी वस्तुएं ही हैं। हस्तशिल्प से तैयार वस्तुएं महंगी पड़ती थी। जो हाथ से तैयार जो वस्तुएं थी वो महंगी पड़ती थी और देखने में आकर्षक भी उतनी नहीं होती थी। जब इनको मशीनी सामानों से प्रतियोगिता करना था तो हस्तशिल्प से बनी वस्तुएं बाजार से बाहर होगी। जो मशीनों से जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो सस्ती भी होती थी, आकर्षक भी होती थी। अगर वहीं हस्तशिल्प से बनाया गया जो वस्तुएं थी उतनी आकर्षक नहीं थी और महंगी भी थी। इस वजह से क्या हुआ कि हस्तशिल्प से बनी हुई वस्तुएं बाजार से बाहर हो गई। अगर हम समीक्षा करें इन सब चीज़ों का तो सबसे ज़्यादा व्यापक स्तर हस्तशिल्प उद्योग को पड़ा, जिससे हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गया। कुछ हस्तशिल्प उद्योगों का विकल्प ब्रिटेन नहीं दे सका। कुछ हस्तशिल्प उद्योग का विकल्प ब्रिटेन नहीं दे सकता है। देखते हैं कौन कौन से हस्तशिल्प उद्योग है। लेकिन जो मैनचेस्टर था, कपड़ा उद्योग था, इससे क्या हो गया, बुनकर जो थे वो बर्बाद हो गए।
दस्तकारी के अंतर्गत बुनकर जो आते थे, मैनचेस्टर में जो कपड़ा उद्योग लेता वो बर्बाद हो गए। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे थे जिसका विकल्प अंग्रेज नहीं दे सके, जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई। अंग्रेज इनका विकल्प नहीं दे पाए और इन पर कोई ज़्यादा उतना बुरा असर नहीं पड़ा और इनका अस्तित्व आज भी हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हम देखें कि गाँव के सुदूर इलाके, रिमोट एरियाज जो जहाँ पर अंग्रेज़ों की पहुँच नहीं थी, वहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग जीवित रहे। आज भी हम उस क्षेत्रों में, आज भी बहुत सारे भारत में ऐसे जगह है, गांव है, वो बहुत सारे सुदूर क्षेत्र है जहां पर हमारी पहुंच अच्छी नहीं है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। उस समय तो और भी स्थिति कितनी दयनीय होगी कि वहां तक अंग्रेज पहुंच नहीं पाते थे। इस वजह से क्या हुआ कि इस सुदूर क्षेत्रों में, इस सुदूर गाँव में हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग बचा रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत रोजगार के विकल्प है, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन। बहुत ज़्यादा लाभ न होने के बावजूद वे मजबूरी में हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े रहे। उसमें रोजगार के अन्य विकल्प नहीं थे, अब मजबूरी बस ये हस्तशिल्प उद्योग में जुड़े रहे। बहुत ज़्यादा लाभ न होने के बावजूद भी ये जुड़े रहे और ये चारपाई, सूपा, पंखा, लकड़ी के कुर्सी, सोफे बनाया करते थे। आज जो हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का तंत्र बना हुआ है, उस समय यह तंत्र मौजूद नहीं था, क्योंकि ये खुद ही उस समय ब्रिटिश सरकार उसको बर्बाद कर रही थी। आज जो है अलग से तंत्र बना हुआ, अलग से इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय बना हुआ है। ये हमारे उद्योग हैं और लघु कुटीर और मध्यम उद्योग के अंतर्गत ये आते हैं। जितने भी दस्तकारी उद्योग हैं, बहुत से लोगों को ये रोज़गार देती है और सरकार नीतियों के तहत मेले लगवाती है। आप दिल्ली जाएंगे तो ये इनका मेला भी लगता है, मैं 4-5 बार गया हूँ। हस्तशिल्प उद्योग बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था उस समय तक, परंतु इसके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। ये छोटे छोटे रूप में मौजूद थी और अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही थी। इसके प्रभावों पर नज़र दौड़ाएं तो कृषि और हस्तशिल्प भारतीय व्यवस्था के उस समय मुख्य आधार थे। इनमें जो संतुलन था वो गड़बड़ा गया। पहले कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, फिर वो हस्तशिल्प को नष्ट करके भारत का विऔद्योगिकरण किया गया, जिसके फलस्वरूप कृषि और हस्तशिल्प जो भारत के मुख्य भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे, उनमें संतुलन पूरी तरह से खराब कर दिया। हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गया और कृषि के तरफ शिफ्ट हो गया। जो हस्तशिल्प उद्योग में लोग लगे हुए थे, हस्तशिल्प उद्योग खत्म होने से ये कृषि में लग गए, ये कृषि की तरफ शिफ्ट होने लगे। इससे कृषि पर बोझ बढ़ता गया और अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संतुलन नष्ट होता चला गया। इससे ग्रामीण गरीबी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। शहरों से गाँव की ओर पलायन बढ़ा, जिसे हम लोग पीछे नगरीकरण या शहरीकरण कहा था। शहरों से गाँव की ओर पलायन बढ़ने से कृषि पर बोझ बढ़ता चला गया और गरीबी में वृद्धि हो गई, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ग्रामीण की जो क्रय शक्ति थी वो कम हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि उद्योगों से जो उत्पादित वस्तुएं थी वो लोगों को खरीदने की क्षमता कम हो गई। जो ग्रामीण लोग थे उसको खरीदने की क्षमता कम हो गई। इससे उद्योगों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने लगा। और प्रभावों के अंतर्गत देखें कि हस्तशिल्प उद्योग जो भारत की स्वनिर्भर स्वावलंबी ग्रामीण व्यवस्था थी, यह पूरी तरह से चरमरा कर टूट गई, जिस वजह से बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो ये रहा ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव भाग 2, जिसके अंतर्गत हस्तशिल्प उद्योगों को देखा था। इसके बाद अगले अध्याय में हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निकासी का सिद्धांत देखेंगे और उसके अगले अध्याय में ब्रिटिश शासन का आर्थिक भाग 3 को देखेंगे। क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़े होता चला जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट करके बनाते जा रहा हूँ ताकि रोचकता बनी रहे। तो अगले लेक्चर में हम लोग धन के निकासी का सिद्धांत पढ़ेंगे। बड़ा ही मज़ेदार है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।